आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। अच्छा, अभी तक हमने जो चैप्टर कवर अप किया है उसमें सबसे पहले कॉस्ट क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, फिर अकाउंटिंग फॉर मटेरियल पढ़ा जिसमें हमने सारी मटेरियल से रिलेटेड इश्यूज को देखा, फिर हमने लेबर पढ़ा। अब हम जाने लगे ओवरहेड्स की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि ओवरहेड्स है क्या। ओवरहेड्स, जो टर्म ओवरहेड्स है ये किसके लिए बोली जाती है, सबसे पहले ये देखते हैं। कॉस्ट एक्चुअली होती है दो किस्म की। कॉस्ट होती है एक्चुअली दो किस्म की, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक्चुअली ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, इसका दूसरा नाम है ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम है ओवरहेड्स। अगर डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो ये तो सारी सम अप होके प्राइम कॉस्ट कहलाती है। ये वाली डिस्कशन हमने नहीं करनी क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी मटेरियल पढ़ लिया हुआ है, लेबर पढ़ लिया हुआ है, और यहाँ तक कि हमने इसमें एक्सपेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन अभी एक्सपेंसेस का एक अलग से चैप्टर उस तरह नहीं है इसमें। तो लेकिन मटेरियल और लेबर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उसको ओवरहेड बोलते हैं। अगर हम बात करें, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी तो आगे दो डिवाइडेड थी। सर हमने पढ़ी तो ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आगे दो डिवाइडेड है। जब हमने शुरू में कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब मैंने क्लासिफिकेशन से बताई थी ये बात कि इनडायरेक्ट कॉस्ट भी दो किस्म की है। एक है प्रोडक्शन और एक है नॉन प्रोडक्शन। इसका मतलब ओवरहेड्स दो किस्म के हुए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो इनडायरेक्ट को ही आगे बोलना है ना, तो अगर प्रोडक्शन ओवरहेड बोलूंगा तो आपके जेहन में आ जाना चाहिए ऐसा ओवरहेड, ऐसी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। जो फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी ओवरहेड है वो प्रोडक्शन ओवरहेड है। और जो नॉन फैक्ट्री ओवरहेड्स है, नॉन फैक्ट्री यानी फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, अदर देन फैक्ट्री हैं, वो नॉन फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं, नॉन फैक्ट्री के नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। नॉन फैक्ट्री में आता है सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, फाइनेंस, जो बाकी प्रोडक्शन से हटके बाकी एक्टिविटीज थी। तो ओवरहेड दो किस्म के हैं। अब मसला पता है क्या आता है, एक्चुअल मसला या इस पॉइंट पे आता है, ये जरा गौर से देखना। जब भी आप एक चीज की ना, एक यूनिट की कॉस्ट ऑब्वियसली निकालते हो। क्यों निकालते हो? रीजन ये होती है कि जब तक आपको किसी चीज की कॉस्ट नहीं पता चलेगी, मुझे बताओ, क्या तब तक आप उसकी प्रॉपर सेलिंग प्राइस बता सकोगे? जब तक एक चीज की प्रॉपर कॉस्ट नहीं पता चलेगी, क्या आप उसकी सेलिंग प्राइस बता सकोगे? यस या नो? बताओ। सब बताओ। ऑब्वियसली नहीं बता सकते। तो सही कॉस्ट का पता होना जरूरी है। अब अगर सही कॉस्ट की तरफ जाना चाहूं, मैं जरा ये मैं बताने लगा कि ओवरहेड्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ना क्या एक्चुअली। तो अगर मैं सही कॉस्ट निकालना चाहूंगा तो एक प्रोडक्ट की, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए मुझे सबसे पहले क्या ऐड करना होता है? डायरेक्ट मटेरियल। फिर मैं उसमें ऐड करता हूँ डायरेक्ट लेबर। फिर मैं ऐड करता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों चीजें ऐड होने के बाद इसमें ऐड होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसमें ऐड होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड होने के बाद टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट आती है। टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट आती है, ठीक है, यानी एक यूनिट की कॉस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट तो डायरेक्टली बता सकता हूँ क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट की एक खासियत है। हमने डायरेक्ट कॉस्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि इसकी आप इजीली बता सकते हो कि एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू यूनिट होती है। यानी इस टेबल, अगर मैं एग्जांपल के लिहाज से बताऊं तो टेबल टेबल के ऊपर जो लकड़ी लग रही है आप बता सकते हो कितने रुपए की लग रही है एक टेबल के ऊपर। क्यों? आप देखोगे किस तरह? आप देखोगे 10 किलो लकड़ी लगी तो 10 किलो मार्केट रेट से मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्टली बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट पे लग रही है $100 की लकड़ी, ठीक है, मैंने 100 लिख दिया। लेबर, अच्छा इस टेबल को बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए, लेबर ने 2 घंटे लगाए हैं, तो 1 घंटे का लेबर को हमने फॉर एग्जाम्पल 30 पे किया, तो 2 घंटे का कितना पे किया होगा? 40 पे किया होगा, वो भी बता सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस भी बता सकते हैं, कोई रॉयल्टी हमने पे किया है या कोई स्पेशल टूल, वो भी फॉर एग्जाम्पल हमने बता दिया 50 है। लेकिन मसला पता क्या आता है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स की मैं दो तीन एग्जांपल बताऊंगा, उससे आप लोगों के जहन में ये बात क्लियर होगी। प्रोडक्शन ओवरहेड की एग्जांपल में आता है, जैसे प्रोडक्शन है तो ऑब्वियसली फैक्ट्री से रिलेटेड गार्ड, फैक्ट्री से रिलेटेड गार्ड।
अच्छा, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हमजा क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। यूनिट की कॉस्ट के अंदर यूनिट बनाने के लिए सारी प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड होती है, ठीक है, नॉन प्रोडक्शन नहीं ऐड होती। नॉन प्रोडक्शन बाद में एक्स्ट्रा से बाद में जाके एसपीएल के अंदर वो कॉस्ट के तौर पर माइनस होती है, लेकिन एक प्रोडक्ट कितने का बना है वो तो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ना, नॉन प्रोडक्शन थोड़ी होगी। ठीक है। वो जो आप ना वो जॉब बैच कॉस्टिंग की नजर से बता रहे हो ना, जैसे आगे जो चैप्टर आएगा उसमें हमने देखा था कि नॉन प्रोडक्शन ऐड करके वो टोटल कॉस्ट कंपनी के हिसाब से। यहाँ मैं बता रहा हूँ प्रोडक्शन के हिसाब से बात करूँ कि प्रोडक्शन, प्रोडक्ट बनाने तक जो कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्शन ओवरहेड में फैक्ट्री का जो गार्ड है, प्रोडक्शन ओवरहेड में जो फैक्ट्री का गार्ड है उसकी सैलरी अज्यूम करो 50,000 है। सही है। अब काम तो वो फैक्ट्री में कर रहे हैं और फैक्ट्री में यूनिट्स बन रहे हैं। अब उस फैक्ट्री में तीन किस्म के यूनिट्स बन रहे हैं। एक की फॉर एग्जाम्पल एक बने 25,000 यूनिट्स, एक के बने 30,000 यूनिट्स, एक एक प्रोडक्ट के बने फॉर एग्जाम्पल 50,000 यूनिट्स। क्या आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो, फौरन बता सकते हो कि 50,000 में से फैक्ट्री के गार्ड के 50,000 में से कितना हिस्सा इस प्रोडक्ट के एक यूनिट तक जाएगा? डायरेक्टली बता सकते हो, यस या नो? बताओ, बताओ। मतलब जिस तरह मैं बोल रहा था इस टेबल के लिए लकड़ी है, वो तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं ना, वेट देख के लेबर का बता सकते हैं, एक्सपेंस बता सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली यूनिट से रिलेटेड है। लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड्स का ये मसला आ रहा था कि जैसे फैक्ट्री गार्ड है, सुपरवाइजर की सैलरी है, मेंटेनेंस के लोगों की कोई सैलरी है, तो ये सारे के सारे जो खर्चे जो थे ना, जो इनडायरेक्ट खर्चे थे, इनकी कॉस्ट एक यूनिट तक लेके जाना बहुत बड़ा मसला था। और उसके बगैर जब तक प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं होगा तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाल सकते। जब टोटल कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकालोगे तो भाई सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते, और सेलिंग प्राइस नहीं निकालोगे तो मार्केट में बेचने जाओगे, गलत प्राइस पे बेच दोगे तो लॉस पे चले जाओगे, मसला हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई ये सारे पर यूनिट है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड को भी तो पर यूनिट में निकालना है। पर यूनिट में निकालना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। टोटल में तो पता है, मैं बोल सकता हूँ ये 50,000 है, सुपरवाइजर की सैलरी 1 लाख है, मेंटेनेंस वाले की सैलरी जितनी भी है जो भी खर्चे हैं बता सकता हूँ टोटल में। लेकिन पर यूनिट एक्चुअली मसला है, क्योंकि ये सारी है इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट की एक खासियत है, या मैं लिख रहा हूँ दोबारा ये, कि इनकी इनडायरेक्ट कॉस्ट आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट, टू यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, यूनिट ये यूनिट, एक यूनिट तक आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये अब मसला बन गया। तो इस मसले के हल के लिए एक्चुअल में ये पूरा टॉपिक आया है, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। हमारा इस चैप्टर में मकसद ये होगा कि जो ये प्रोडक्शन ओवरहेड है, इसको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड है इसका पर यूनिट किसी तरह हम इसका पर यूनिट किसी तरह हम सही से कैलकुलेट कर लें। सारी गेम यही है, और जो स्टेप्स हम पढ़ेंगे इसमें वो A to Z, जब हम एंड लेवल पे पहुंचेंगे तो हम इस चीज को फतह कर लेंगे कि प्रोडक्शन ओवरहेड एक यूनिट पे कितना आएगा, तरीके उसके सीखेंगे, ठीक है। अब देखो इसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है। आप फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे खड़े हो, एक बंदा इस पॉइंट पे खड़ा है, तो ऑब्वियसली अगर उसको इस पॉइंट पे पहुंचना है और दरमियान में फॉर एग्जाम्पल कोई तालाब है, या कोई कह लो कि कोई रिवर दरिया है, तो उस साइड पर जाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना, कोई ना कोई स्टेप्स तो चाहिए। तो वो कहेगा अच्छा यार मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट, कोई मुझे बोट मिल जाए तो मैं साइड पे चले जाऊँ। इसी तरह प्रोडक्शन ओवरहेड का हिसाब है कि इसको पर यूनिट तक पहुंचने के लिए ना कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, ठीक है। जनाब अदनान साहब, प्लेन से किस में जाएंगे, मतलब आपके ख्याल में कि यहाँ पे कोई एयरपोर्ट बना हुआ है, प्लेन प्लेन कहाँ से आ गया आपका? अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड को यूनिट्स तक पहुंचाने के लिए भी इसी तरह कुछ स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, और वो स्टेप्स कितने हैं? 4 स्टेप्स हैं। वो 4 स्टेप्स के बाद क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्शन ओवरहेड को पर यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हो। उन स्टेप्स पे हमारी आज की बात होगी, जितने आज के लेक्चर में भी हम 2 या 3 कर लेंगे, ठीक है। अब वो 4 स्टेप्स कौन से हैं, कौन से ऐसे 4 स्टेप्स हैं जो हमें बता सकते हैं कि वो जो ओवरहेड्स है ना, जो एक यूनिट तक नहीं पहुंच रहे, उनको किस तरह लेके जाया जा सकता है। उन 4 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है एलोकेशन, उसके बाद अपोर्शनमेंट, उसके बाद
रीअपोर्शनमेंट और एंड पे एब्जॉर्प्शन। ये चार स्टेप्स हैं, ये चार स्टेप्स हैं जिन स्टेप के बाद आप इजीली इजीली प्रोडक्शन ओवरहेड को पर यूनिट पे चार्ज कर सकते हो। एक एक स्टेप करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर स्टेप एलोकेशन। सबसे पहले हम डायरेक्टली एलोकेशन करेंगे। अच्छा, अब एलोकेशन क्या है, जरा इसके ना थोड़ा सा फोकस आप लोगों को चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम जाने लगे हैं एलोकेशन वाले स्टेप पे। एलोकेशन का अपना मतलब ये है चार्जिंग कॉस्ट डायरेक्टली टू यूनिट्स और कॉस्ट सेंटर, या फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट्स। अच्छा, मैंने आप लोगों से यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस पूछने, इसलिए आपने एक्टिव रहना है, आपने एक्टिव रहना। तेरा कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला, ये भी एलोकेशन का लघवी मायनी है। लघवी मायनी क्या है कि कॉस्ट को कॉस्ट को चार्ज कर देना टू यूनिट्स या फिर टू डिपार्टमेंट। मुझे एक सिंपल बात बताओ, अगर मैं किसी कॉस्ट को डायरेक्टली यूनिट्स को चार्ज कर सकता हूं, तो क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी या इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी? बताओ, क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी या ओवरहेड्स होंगे? अगर मैं किसी कॉस्ट को डायरेक्टली यूनिट्स को चार्ज कर सकता हूँ, मतलब कोई एक ऐसी कॉस्ट है जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये एक ऐसे खर्चे हैं जो मैं डायरेक्टली एक यूनिट को चार्ज कर सकता हूँ, एलोकेट कर सकता हूँ, तो वो तो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। यानी ये जो कॉस्ट डायरेक्टली चार्ज टू यूनिट्स है ना, ये डायरेक्ट कॉस्ट की बात है। मतलब हम तो पढ़ रहे हैं ओवरहेड्स, ये सॉरी, ये है डायरेक्ट कॉस्ट की पार्ट की बात। तो ये तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, और डायरेक्ट कॉस्ट का हमारी वैसे ही टेंशन नहीं है, वो तो वैसे डायरेक्टली यूनिट तक जा रहे थे। लेकिन लेकिन मसला ये है कि जो ये यूनिट्स को हम चार्ज करें वो तो डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन ये जो कॉस्ट डायरेक्टली चार्ज टू कॉस्ट सेंटर या डिपार्टमेंट, में बताता हूँ ये क्या मैंने जो लिखा है, इसकी बैक एंड लॉजिक क्या है हम देखेंगे। पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, जरा ये स्टोरी अब गौर से सुनिए ताकि अगली बात समझ आ जाए। हम देखेंगे कि तमाम वो कॉस्ट देखो, हम बिजनेस में मुख्तलिफ कॉस्ट लगती है ना, जरा सोचो, आपके सामने सारी की सारी कॉस्ट ना एक एक करके लहदा लहदा करके पड़ी हुई है। आपने अपने मैनेजर को बोला कि इसमें से निकालो सारे वो खर्चे जो डायरेक्टली यूनिट्स पे जा सकते हैं। उसने सारे खर्चे उसमें से ना निकाल के आपको दिखाए, तो ऑब्वियसली वो सारी डायरेक्ट कॉस्ट ही होगी ना जो डायरेक्टली यूनिट्स तक जा सकती है। अच्छा, ये वाले तो खत्म हो गए खर्चे जो सारे यूनिट्स तक जा सकते हैं। अब उसने कहा सारे खर्चे बाकी लेके आओ। वो बाकी सारे खर्चे होंगे ओवरहेड्स, क्योंकि ओवरहेड्स ही वही खर्चे हैं जो डायरेक्टली यूनिट्स तक नहीं जा सकते। अच्छा, अब आप पता है क्या करोगे? आप कहोगे चलो यार, यूनिट्स तक नहीं जा रहे, किसी तरह इनको, यूनिट्स बन कहाँ रहे हैं? डिपार्टमेंट में बन रहे हैं ना, यूनिट्स बन रहे हैं डिपार्टमेंट में। किसी तरह देख लो कि इनमें कोई ऐसे खर्चे हैं जो डायरेक्टली डिपार्टमेंट तक जा सकते हैं, डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट ने लगाए हुए हैं एक्चुअली। जैसे हम कहते हैं ये एक यूनिट है, ये इसी वजह से खर्चा आया, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है इसकी। लेकिन अगर डायरेक्ट कॉस्ट, अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कॉस्ट मतलब किसी यूनिट तक की कॉस्ट नहीं मिल रही, तो एटलीस्ट वो खर्चे देख लो जो किसी डिपार्टमेंट को डायरेक्टली एलोकेट हो सकते हैं। जिस तरह मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ, ये डिपार्टमेंट है चार, ये चार डिपार्टमेंट है। एक मिनट यार, इसको ना सही से जरा बना दूं। ये चार डिपार्टमेंट्स हैं एक बिजनेस के अंदर। एज्यूम करो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट वन है, ये डिपार्टमेंट टू है, ये डिपार्टमेंट थ्री है, और ये डिपार्टमेंट फोर है। अच्छा, जरा गौर से, इसका इलेक्ट्रिसिटी का मीटर अपना लगा हुआ है, इसका इलेक्ट्रिसिटी का मीटर अपना लगा हुआ है, फिर इसका लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, सबका अपना अपना इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है। अच्छा, बिल आया एज्यूम करो, डिपार्टमेंट वन का बिल आया 20,000, मतलब उसके इलेक्ट्रिसिटी पे 20,000 आया। डिपार्टमेंट टू का आया 40,000, डिपार्टमेंट थ्री का आया 15,000, और डिपार्टमेंट फोर का आया 5,000। अच्छा, मुझे बताओ,
कि क्या यहाँ पे डिपार्टमेंट वन वाला बोल सकता है, डिपार्टमेंट वन वाला बोल सकता है कि ये 20,000 जो है ना ये बाकी डिपार्टमेंट्स की वजह से आया है? बताओ, डिपार्टमेंट वन का मैनेजर बोल सकता है कि ये 20,000 मेरी वजह से नहीं आया, बाकी लोगों की वजह से आया, बाकी डिपार्टमेंट्स की वजह से आया? बताओ, क्या डिपार्टमेंट वन वाला ये बोल सकता है? बताओ, बताओ बताओ यार। नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि उसका एक अलहदा से बिल वो मीटर लगा हुआ है। तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना मीटर लगा हुआ है। तो हर डिपार्टमेंट पे डायरेक्टली आप उस डिपार्टमेंट को कॉस्ट एलोकेट कर सकते हो। ये स्टेप है एलोकेशन। यानी अगर मैं बोलूंगा कि 20,000, बोलूंगा इसको ये यार 20,000 जो है ना वो क्या कहते हैं तुम्हारा ये खर्चा आया, तो वो उसमें वो बोलेगा कि यार ये, वो ये नहीं बोल सकता कि यार ये खर्चा तो बाकी की वजह से आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मीटर आपका अपना लगा हुआ है, आपने अपनी बिजली यूज की है, जितना आपका बिल आया आपको एलोकेट होगा। तो हम यहाँ पता क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि वो कोस्ट, हम अपने जैसे मैंने आपको बताया कि वो कोस्ट जो डायरेक्टली को यूनिट पे जा रही है वो तो साइड पे कर दो ना, वो तो है ही डायरेक्ट कोस्ट। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं सारे बाकी ओवरहेड्स बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं ओवरहेड्स में से वो ओवरहेड्स निकाल लो जो डायरेक्टली आप डिपार्टमेंट को एलोकेट कर सकते हो। चलो यूनिट तक पहुंच जाएंगे, पहले डिपार्टमेंट तक तो पहुंचे, पहले डिपार्टमेंट को तो एलोकेट करें। लेकिन मसला ये है कि सारे ओवरहेड्स ऐसे नहीं है, सारे ओवरहेड्स ऐसे नहीं है जो एलोकेट हो सके। इस स्टेप का नाम है एलोकेशन, कि हम ना चार्जिंग कॉस्ट टू यूनिट तो डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन जो जहां कॉस्ट सेंटर को कर पाएंगे वहां पे हम डायरेक्टली उनको एलोकेट कर देंगे, वहां डायरेक्टली उनको एलोकेट कर देंगे। किनको? उन डिपार्टमेंट्स को। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूनिट तक नहीं पहुंचा, हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन के अंदर 5,000 यूनिट बन रहे हो, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंचा, अभी मैं सिर्फ डिपार्टमेंट तक पहुंचूंगी, इसकी वजह से ये खर्चा आया है। लेकिन मसला पता क्या है, ओवरहेड भी दो किस्म की है। एक वो है जो डायरेक्टली डिपार्टमेंट्स पर एलोकेट हो जाते हैं, डायरेक्टली एलोकेट्स ऑन डायरेक्टली डिपार्टमेंट्स। और कुछ ऐसे ओवरहेड हैं वो एलोकेट नहीं, एलोकेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी एक डिपार्टमेंट के हिसाब से एलोकेट नहीं किए जा सकते। अच्छा, ये वाला केस तो हमने पढ़ा है ना कि डायरेक्टली डिपार्टमेंट पे एलोकेट कैसे हो सकते हैं। जिस तरह ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अब ये भी ओवरहेड है, इसको हमने डायरेक्टली डिपार्टमेंट को एलोकेट कर दिया। तो एलोकेशन क्या है? खास वो खर्चे जो ठीक है यूनिट तक ना जाए, वो तो होगी ही डायरेक्ट कॉस्ट अगर यूनिट तक जाएंगी, चलो एटलीस्ट डिपार्टमेंट तक चले जाएं। तो ओवरहेड्स में दो क्लासेस हैं। एक वो जो जिनको आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट तक लेके जा सकते हो, उन खर्चों को एलोकेट कर सकते हो। उनको मैंने किया कि डिपार्टमेंट वन का इतना है, डिपार्टमेंट टू ये, डिपार्टमेंट थ्री का इतना है, और डिपार्टमेंट फोर का इतना है। इससे क्या होगा कि कोई किसी दूसरे को बोल नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसे ओवरहेड्स भी हैं जहाँ पे एलोकेशन पॉसिबल नहीं है। तो एलोकेशन में जस्ट आप एलोकेट कर देते हो खर्चा डिपार्टमेंट तक, आगे यूनिट तक अभी नहीं गए, यूनिट तक चौथे स्टेप पे जाएंगे, लेकिन डिपार्टमेंट तक ले जाते हो। मुझे बताओ एलोकेशन वाला स्टेप क्लियर हुआ कि किस तरह में कौन से ओवरहेड्स हैं जो एलोकेट होते हैं? बताओ, एलोकेशन वाला स्टेप क्लियर हुआ? हमजा आप बताओ। अच्छा, अच्छा अब ऐसा है कि कुछ ऐसे ओवरहेड्स हैं उसमें तो आप डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हो, जिस तरह मैंने यहाँ पे एलोकेट कर दिया। लेकिन मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा। एज्यूम करो इसी ये पूरी जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये चार डिपार्टमेंट्स ऑब्वियसली ये एक बिल्डिंग के अंदर होंगे। ये चार डिपार्टमेंट्स एक बिल्डिंग के अंदर होंगे, ऐसे ही है ना? और उस बिल्डिंग का जो रेंट है वो इकट्ठा जाता है 1 लाख रुपए, पूरी बिल्डिंग का। बताओ, अब ये रेंट किसी एक डिपार्टमेंट को एलोकेट कर सकते हो? बताओ, ये रेंट किसी एक डिपार्टमेंट को एलोकेट कर सकते हो? जल्दी बताओ। रेंट भी तो ओवरहेड है, इलेक्ट्रिसिटी भी ओवरहेड था, डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वो ओवरहेड्स हैं जिनमें एलोकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ओवरहेड्स में कुछ ऐसे ओवरहेड्स होते हैं जो डायरेक्टली एलोकेट हो सकते हैं, जो एलोकेशन वाले स्टेप पे हो गए थे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें एलोकेशन पॉसिबल नहीं है, जैसे हमारी एग्जांपल में जो रेंट है ये नॉट पॉसिबल वाला केस है। और जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आए थे ये एलोकेशन इनकी हो रही थी। अच्छा, फिर क्या करें? क्या करें? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्टेप नंबर टू पे। स्टेप नंबर टू पे यानी स्टेप वन में हम क्या करेंगे, सारे वो ओवरहेड जो एटलीस्ट डिपार्टमेंट तक ही चले जाएं उनको एलोकेट कर देंगे। ठीक है, अब साइड पे मैंने कुछ कैलकुलेशंस वगैरह भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एलोकेशन के लिहाज से ना कैलकुलेशंस भी करवानी है। तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ
कि हमने अभी तक की है एलोकेशन, इसमें था हमारे पास डिपार्टमेंट वन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू। अच्छा, आगे मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं लिख रहा, आगे मैं लिख रहा हूँ सर्विस डिपार्टमेंट वन। जो चार डिपार्टमेंट है इसमें दो प्रोडक्शन है, दो सर्विस। अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में क्या फर्क है। लेकिन अभी तक ये समझो कि जो चार डिपार्टमेंट हमने बात की है ना, उनमें पहले दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और नीचे वाले दो सर्विस डिपार्टमेंट है। और एलोकेशन के बाद जो सबको बिल आया है वो 20, 40, 15 और 5 आया है। यानी हम ये भी लिख देते हैं, हम ये एलोकेशन में हम लिख देते हैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज, कि 20,000 एलोकेशन के बाद इसको एलोकेट हुआ, 20, 15, 40 था, 20, 40, 15, 5, 20,000, 40,000, 15,000 और 5,000। अभी सिर्फ क्या हुआ, अभी अभी तक क्या हुआ, सिर्फ एलोकेशन वाला स्टेप हुआ है। अभी तक क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एलोकेशन वाला स्टेप हुआ। यानी हमने कोस्ट में वो वाली कोस्ट को देखा कि जो डायरेक्टली एलोकेट हो सकती थी, लेकिन जिसमें एलोकेशन पॉसिबल नहीं थी, जैसे यहाँ पे रेंट लिखा, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमें स्टेप टू स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हमने वो ओवरहेड्स तो ढूंढ लिए ना जो एलोकेट हो सकते हैं डिपार्टमेंट को, उनको हमने फारिग करा दिया, नहीं एलोकेशन खत्म। अब बाकी मैं बोलूंगा अच्छा बाकी ओवरहेड्स लेके आओ। मैं बाकी ओवरहेड्स को देख रहा हूँ कि हाँ यार ये बड़ा मसला है कि ये किसी एक डिपार्टमेंट पे नहीं पे हम नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई आप इसी आपके आपकी वजह से खर्चा है, या हम ये भी नहीं कर सकते। ये देखो अपोर्शनमेंट के बारे में मैं लिख दूं जरा। अपोर्शनमेंट में आप ये भी नहीं कर सकते, स्टेप टू जिसका जो स्टेप टू है अपोर्शनमेंट, आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर रेंट 1 लाख है तो चलो ठीक है, चार ही तो डिपार्टमेंट्स हैं, तो चारों पे डिवाइड कर दो 25K, 25,000 ईच। आप ये भी नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते ये? क्योंकि हो सकता है किसी की जमीन ज्यादा हो, किसी की जमीन कम हो। तो आप जब डिवीजन करते हो तो फिर फेयर बेसिस को यूज करते हो, आपको फेयर बेसिस यूज करनी पड़ती है। अप्रोप्रिएशन अपोर्शनमेंट के लिए आपको क्या करना होता है, फेयर बेसिस यूज करनी होती है। आप कभी भी या फेयर बेस पर आपने डिवीजन करनी होती है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ठीक है यार सब पे इक्वल डिवाइड कर दो। तो अपोर्शनमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, कि डिवीजन ऑफ ओवरहेड्स, कौन से वाले, जिनमें एलोकेशन पॉसिबल नहीं थी। जिनमें एलोकेशन पॉसिबल थी वो तो एलोकेट हो जाएंगे, लेकिन जिनमें एलोकेशन पॉसिबल नहीं थी उनकी डिवीजन इनटू डिपार्टमेंट्स, थैंक यू, इनटू डिपार्टमेंट्स ऑन। अच्छा मैं इसका ये लिख सकता हूँ, ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऑन इक्वल बेसिस। बताओ, ओवरहेड्स के बारे में अपॉर्शनमेंट में लिख सकता हूँ ऑन इक्वल बेसिस, बताओ यस या नो, यस या नो बताओ, लिख सकता हूँ इक्वल बेसिस लिख सकता हूँ। हाँ भाई हमजा आप भी बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ इक्वल बेसिस पे यहाँ पे ओवरहेड को डिवाइड करो? नहीं लिख सकता बिल्कुल। ऑन, यहाँ पे फेयर बेसिस भी लिख सकते हो, या ऑन अप्रोप्रिएट बेसिस, ऑन अप्रोप्रिएट बेसिस, ऑन फेयर बेसिस, ऑन राइट बेसिस, सही बेसिस पे, सही बेस पे आपको ओवरहेड्स को डिवाइड करना है। यानी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप बोलोगे 1 लाख का रेंट है, उसको चारों में इक्वल डिवाइड कर दो, तो भाई पॉसिबल नहीं ना है। आप प्रॉपर बेस पे जाके कैलकुलेट करोगे कि किसका कितना रेंट बन रहा है। और हर ओवरहेड की जो बेस है वो डिफरेंट होगी। यानी अभी अगर हम रेंट की बात करें, क्योंकि मैं रेंट लेके चल रहा हूँ तो अभी मैं रेंट की ही बात करूंगा, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि रेंट के अलावा और कौन से ओवरहेड्स होते हैं। लेकिन अभी के मुताबिक रेंट की जो बेस बनती है वो है जगह। और जगह को यहाँ पे इंग्लिश में बोला जाता है फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया। अब यहाँ मैं क्वेश्चन, इसी सवाल से क्वेश्चन डिराइव कर रहा हूँ कि हमारा टोटल रेंट है 1 लाख, और यहाँ से क्वेश्चन बनाऊंगा और फॉर्मूला सिखाऊंगा कि अप्रोप्रिएशन के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। अब रेंट आपके पास जो है वो है 1 लाख, और बेसिस फेयर फ्लोर एरिया है, बेसिस इसकी फ्लोर एरिया है। यहाँ पे चारों डिपार्टमेंट लिखते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू, सर्विस वन, सर्विस टू, जो हमने वहां पे लिखे थे, ठीक है। अब इसका फ्लोर एरिया फॉर एग्जाम्पल है 5,000 स्क्वायर फुट, प्रोडक्शन टू का है 4,000 स्क्वायर फुट, सर्विस वन का है 2,500 स्क्वायर फुट, और सर्विस टू का है 3,500 स्क्वायर फुट, ठीक है। अब ये मेरे पास ना जगह आ गई है, मुझे पता चल गया कि यार कौन कौन से जो ओवरहेड्स हैं
कौन कौन सी जो रेंट जगह है वो रेंट के मुताबिक किस किस तरह पे अपोर्शन होनी है। ये मेरे पास प्रॉपर बेसिस आ गई है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि रेंट 25-25 हजार कर दो, मैं देखूंगा जमीन जिसके पास ज्यादा उसका रेंट भी ज्यादा, तो हम उस लिहाज से डिवाइड करेंगे। और अपोर्शनमेंट के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं किसी भी ओवरहेड को अपोर्शन करना हो, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है देखो, टोटल ओवरहेड्स, ओवरहेड मतलब जो भी हमारा ओवरहेड है, जैसे यहाँ पे रेंट है, डिवाइडेड बाय टोटल बेस। अब बेस आपके पास गिवन तो है लेकिन टोटल नहीं गिवन, टोटल कर लेंगे, इनटू जिस डिपार्टमेंट का आपने खर्चा निकालना है उसकी बेस, जिस डिपार्टमेंट का खर्चा निकालना है उसकी बेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन का रेंट निकालेंगे, फिर आगे सब तमाम डिपार्टमेंट्स का निकालते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन पे आते हैं। टोटल ओवरहेड्स हमारे पास कितने हैं देखते हैं, 1 लाख टोटल ओवरहेड्स यानी टोटल कॉस्ट, 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल बेस। बेस को टोटल अप कर लेते हैं, बेस को अगर हम टोटल करें बताओ क्या आंसर आ रहा है, बेस को टोटल करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। बेस को टोटल करके क्या आंसर आ रहा है जल्दी बता दो यार। अच्छा, अब बेस टोटल बेस आपने निकाली वो आ गई 15,000 स्क्वायर फुट। अब आपको पता है पूरी बिल्डिंग है 15,000 स्क्वायर फुट, अब डिपेंडिंग अपॉन दैट हम सबका रेंट निकालेंगे प्रॉपर। तो इसकी टोटल बेस आ गई 15,000, मल्टीप्लाई डिपार्टमेंट वन की बेस है 5,000, तो इसका रेंट आ जाएगा 33,333, $33,333 इसका रेंट आ जाएगा। किसका, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन को पे करने क्योंकि उनकी वजह से आया है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू, वही फॉर्मूला, टोटल ओवरहेड्स 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल बेस 15,000 स्क्वायर फुट, मल्टीप्लाई डिपार्टमेंट की बेस इस बार कितनी है 4,000 स्क्वायर फुट। ये कितना आ रहा है जरा कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट करके बताओ कितना रेंट आ रहा है ये वाला डिपार्टमेंट टू का। डिपार्टमेंट टू का रेंट कितना आ रहा है, 2,667। ठीक है, उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट वन की अगर हम बात करें, सर्विस डिपार्टमेंट वन अगर बात करें तो ये भी वैसे ही होगा, टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल बेस इनटू डिपार्टमेंट की बेस कितनी है 2,500। तो इसके अगर 6 हिस्से कर लें हम तो 1,667 आ रहा था देख लो। और सर्विस डिपार्टमेंट टू इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 15,000 मल्टीप्लाई 3,500। ये कितना आ रहा है 1,667, कितना आ रहा है मतलब 2,333, 2 अच्छा, तो हमारे पास ये चारों के रेंट्स आ गए हैं, और ये रेंट्स हमने जो निकाले हैं ये डिपेंडिंग अपॉन देयर फ्लोर एरिया, यानी प्रॉपर बेस पे, हमने प्रॉपर बेस पे कैलकुलेशन की है, और बेसिस के साथ मल्टीप्लाई करके हमने प्रॉपर ये जो रेंट्स निकाले हैं, इसमें किसी को कोई इतराज नहीं होगा क्योंकि सबको पता है हमें अपनी जगह के मुताबिक अपोर्शनमेंट से ओवरहेड मिल रहे हैं। तो वो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, वो ओवरहेड जो डायरेक्टली एलोकेट नहीं हो सकते, जो डायरेक्टली एलोकेट हो जाते थे उनको हम डिपार्टमेंट पे एलोकेट कर देंगे, और जो फिर उसके बाद देखेंगे कि जिन पे एलोकेशन पॉसिबल नहीं है उनको ले लेंगे अपोर्शनमेंट में, और देखेंगे और सारे उन ओवरहेड्स को हम डिवाइड कर देंगे अपोर्शनमेंट में, मतलब जो डिवाइड कर देंगे ऑन अप्रोप्रिएट बेसिस।
अब बेसिस क्या है, रेंट के लिए तो हमने हमने देखा फ्लोर एरिया, और हमने उस रेंट को डिवाइड कर दिया तमाम में। और यहाँ जाके हम प्रॉपरली लिख देंगे, यहाँ जाके हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की थी कि सबसे पहले प्रोडक्शन ओवरहेड वन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन, यहाँ पे अपोर्शनमेंट की वैल्यूज लिख दूंगा कि अपोर्शनमेंट के बाद ये वैल्यूज मजीद ऐड हो गई हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन को मिल रहा है 33,033, उसके बाद 2,667, फिर 1,667, 1,667, और उसके बाद टेट्रा टू टेट्रास। तो ये हमने अब क्या किया, एलोकेशन के बाद तमाम डिपार्टमेंट में सारे वो, हमने तो एक ओवरहेड ही कंसीडर किया है, लेकिन यहाँ इस स्टेप पे सारे ओवरहेड्स जो एलोकेट नहीं हो रहे होते, हम उनको फिर प्रॉपर फेयर बेसिस पे, अप्रोप्रिएट बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। और फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं कि टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल बेस इनटू, जो भी डिपार्टमेंट की बेस आपने निकालनी होती है उसका फॉर्मूला आप यूज कर लेते हैं, जो हमने यहाँ यूज किया, और उस बेस पे हमने प्रॉपरली आंसर्स को कैलकुलेट किया। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? बताओ यहाँ तक क्लियर है? एलोकेशन तक क्लियर है? एलो सॉरी, अपोर्शनमेंट तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा, ये क्वेश्चन है तुम लोगों ने करना है, कंपनी ए हैज सम ओवरहेड्स दैट कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू टू डिपार्टमेंट्स। कुछ तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली एलोकेट हो सकते हैं, वो बता दिए डिपार्टमेंट वन और टू का। उसके बाद कंपनी को रेंट आया जो कि पूरी बिल्डिंग का 30,000 है। फ्लोर एरिया दिया हुआ है, आप लोगों ने बताना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन के टोटल ओवरहेड्स कितने हैं और डिपार्टमेंट टू के टोटल ओवरहेड्स कितने हैं। दोनों के करके अपने रजिस्टर में मुझे अभी बताना है, अभी कैलकुलेट करना है।
ठीक है, तुम लोगों ने दोनों ने डिपार्टमेंट वन का तो ठीक निकाला। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं डिपार्टमेंट वन। डिपार्टमेंट टू, पहले तो एलोकेशन, एलोकेशन की तो टेंशन नहीं है क्योंकि वो तो डायरेक्टली डिपार्टमेंट्स के लिए ही एलोकेटेड थे, 30,000 और 40,000। लेकिन ये जो अपॉर्चनमेंट है ये 30,000 की ऑन ऑन फेयर बेसिस। तो हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं डिपार्टमेंट वन के लिए, यहीं पे कर लेते हैं बल्कि अपॉर्चनमेंट। डिपार्टमेंट वन के लिए होगी टोटल ओवरहेड्स 30,000 डिवाइड बाई टोटल बेस। अब एक 32 और 34 टोटल बेस आएगी 6600। तो डिवाइड बाई टोटल बेस इनटू डिपार्टमेंट की बेस इसकी है 3200 और सेम इसका 30,000 डिवाइड बाई 6600 मल्टीप्लाई 3400। तो आंसर पहले डिपार्टमेंट का आएगा 44545 और दूसरे डिपार्टमेंट का आएगा 55454। ये टोटल है या फिर इतना नहीं आ रहा? सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मैंने टोटल लिख दिया। ये आएगा 14545 और ये आएगा 15454। ठीक है। तो ये दोनों कैलकुलेशन के बाद मैंने उस रेंट को डिवाइड किया, मतलब रेंट में से अब 14,545 डिपार्टमेंट वन और 15,454 जो है ना ये पे करेगा। अच्छा, अब ये टोटल अप कर दो इसको। अभी तक तो हमने क्योंकि अपॉर्चनमेंट तक सीखा, आगे रीअपॉर्चनमेंट अभी किया नहीं है, तो अभी तक यहीं पे करेंगे, यहीं तक करेंगे। तो ये आ जाएगा 4544545 और 55454। तो ऐसा है कि अभी तक जो हमारा क्वेश्चन है वो अपॉर्चनमेंट तक गया है कि कुछ ऐसे ओवरहेड्स हैं जो डायरेक्टली एलोकेट हो गए, उनमें तो हमने पूछा भी नहीं कि यार क्यों एलोकेट हो रहे हैं, क्योंकि जब क्यों कैसे एलोकेट हो रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें पता है डायरेक्टली इन्हीं ने तो इंकर किए हैं ये खर्चे। इन्हीं की वजह, मेरी वजह से अगर खर्चा आया है, अगर मैंने कोई गलती की मुझे फाइन भरना पड़ेगा अकेले, मुझे खर्चा आएगा। लेकिन अगर एज अ टीम हम सब ने गलती की तो देखा जाएगा सबसे ज्यादा गलती किसकी है, ज्यादा उसको फाइन होगा, बाकी को कम होगा। तो ये मतलब है इसका। तो एलोकेशन में तो इस चीज की टेंशन नहीं है, लेकिन अपॉर्चनमेंट में वो ओवरहेड्स हैं ही वो ओवरहेड्स, अपॉर्चनमेंट में हैं ही वो ओवरहेड्स जो एलोकेट नहीं हो सकते एक खास डिपार्टमेंट को। वहां हम फिर एक प्रॉपर बेस जो जो जैसे यहाँ पे फ्लोर एरिया को यूज करते हुए पहुंचे इस फाइनल आंसर तक। यहाँ तक हमारी एलोकेशन प्लस अपॉर्चनमेंट हो चुकी है। यहाँ हम आज का लेक्चर एंड कर रहे हैं, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल हम समझेंगे एक तो अपॉर्चनमेंट में और कौन से ओवरहेड्स हैं और उनकी बेसिस क्या है, और कल हम इस चैप्टर की कैलकुलेशन वाला पार्ट एंड कर देंगे। चैप्टर लेंथी नहीं है, और मेरा अंदाजा है कि कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये मतलब इसमें ज्यादा चीजें नहीं है। कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और परसों इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अभी तक के जो चैप्टर्स थे, मटेरियल लेबर कॉस्ट क्लासिफिकेशन, इन ये ज्यादा थे, ये ज्यादा लेंथी थे। अब से आगे तकरीबन 4 से 5 चैप्टर्स विल बी लाइक 2 days पर चैप्टर, मतलब 2 दिन चैप्टर के 1 दिन प्रैक्टिस, यानी एक हफ्ते में 2 2 चैप्टर्स अब होने वाले हैं। आप थोड़ी स्पीड भी, हमारी स्पीड तो वैसे भी सही चल रही थी, बट समझ लो कि कोर्स के जो एक कंटेंट है वो कम है, पहले 3 चैप्टर्स लेंथी हैं। अब लेंथी चैप्टर्स हमारे आएंगे तो कुछ एंड पे 1 2 आ जाए, लेकिन अगले फिलहाल अभी जो चैप्टर्स ये वाले हैं इनमें इतना लेंथी नहीं है। बस ये है कि प्रैक्टिस थोड़ी टेक्निकल है, उस पर मेहनत करनी पड़े। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, यहाँ क्लास एंड है, कोई क्वेश्चन है पूछ लो।